हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू आवर लॉ लेक्चर। तो अब हम सेकंड चैप्टर के एग्जांपल्स को कवर कर रहे हैं, राइट। तो हमारा एग्जांपल है मेंबर टू दी कंपनी, कंपनी के मेंबर को लेकर। द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द स्टील ब्रॉस एंड कंपनी लिमिटेड कंटेंट क्लॉजेस टू द इफेक्ट दैट ऑन द बैंक्रप्सी ऑफ अ मेंबर his shares would be sold to a person and at a price fixed by the director। मेंबर के बैंक्रप्सी होने पे उनके कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक वो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं। उन्होंने अपना एक रूल बना दिया कि अगर कोई मेंबर बैंक्रप्ट हो जाता है, मतलब दिवालिया हो जाता है, ठीक है ना, तो ऐसे के शेयर्स बेच दिए जाएंगे जो उस प्राइस पे जो कि डायरेक्टर फिक्स करेंगे किसी भी पर्सन को। बॉरलैंड शेयर होल्डर, बॉरलैंड एक शेयर होल्डर है जो कि बैंक्रप्ट हो गया है, एडजुडिकेटिंग बैंक्रप्ट। हिज ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी क्लेम दैट द बोरलैंड वाज नॉट बाउंड बाय दिस प्रोविजन। अब जो बोरलैंड का जो ट्रस्टी है वो कह रहा है कि भाई बोरलैंड के ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता एंड शुड बी एट लिबर्टी टू सेल द शेयर्स एट देयर ट्रू वैल्यू। और वो कह रहा है कि अब उसके पास ना एक छूट होनी चाहिए कि भाई वो अपने शेयर्स अपने हिसाब से जो भी एक्चुअल वैल्यू उस पर बेच सके। अदरवाइज क्या है, आर्टिकल में तो ये लिखा है कि उसके पास जितने भी शेयर है वो तो बैंक डायरेक्टर के प्राइस, डायरेक्टर फिक्स करेगा प्राइस, उसके हिसाब से वो बेच सकता है। बट ये कह रहा है नहीं जी, मेरे पास ये, मेरे ऊपर ये प्रोविजन नहीं लगता है और मुझे ये लिबर्टी मिलनी चाहिए, मुझे ये छूट मिलनी चाहिए कि मैं अपने शेयर्स ट्रू वैल्यू पे बेच सकूँ। It was held that contract contained in the article of association is one of the original incident of the shares। अब ये कह रहे हैं कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो चीज़ें लिखी गई वो ओरिजिनल चीज़ें होंगी। शेयर्स हैविंग बीन परस्यूम दोज टर्म्स एंड कंडीशन, शेयर्स भी जो खरीदे गए थे वो आर्टिकल में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो नियम बनाए गए उसके अकॉर्डिंग खरीदे गए थे। इट इज इम्पॉसिबल टू से दैट दोज टर्म्स एंड कंडीशन आर नॉट टू बी ऑब्जर्व। तो ये कह नहीं सकते कि भाई कि आपके ऊपर अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं लगता। आपने जब शेयर्स खरीदे थे कंपनी से तब आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ही खरीदे, तो अब जब आप बेचने की बारी आ रही है बैंक्रप्सी के केस में, आर्टिकल में जब उन्होंने लिख दिया है कि जब बैंक्रप्ट हो जाएगा कोई मेंबर तो उसके शेयर्स के जो प्राइस है वो डायरेक्टर फिक्स करेगा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझे ट्रू वैल्यू पे शेयर बेचना है। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कंपनी टू दी मेंबर। द आर्टिकल ऑफ द ओडिशा वाटर वर्क्स company provided that the directors may, with the sanction of the company at general meeting, declare a dividend to be paid to the member। कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि भाई डायरेक्टर चाहे तो जनरल मीटिंग में, कंपनी की जनरल मीटिंग में डिक्लेयर कर सकते हैं डिविडेंड जो कि मेंबर्स को दिया जाएगा। इंस्टेड ऑफ पेइंग द डिविडेंड इन कैश टू द शेयर होल्डर, अ रेजोल्यूशन वाज पास टू गिव देम डिवेंचर बॉन्ड। अब जब वो डिविडेंड देने की बारी आई तो कैश की जगह अब वो कह रहे हैं कि नहीं, हम कैश नहीं देंगे, हम डिवेंचर्स दे देंगे। इन एन एक्शन बाय मिस्टर वुड, अब मिस्टर वुड एक मेंबर है, टू रिस्ट्रेन द डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन द रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं डायरेक्टर को ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, मतलब वो कह रहे हैं ऐसे डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले सकते कि भाई डिविडेंड कैश की जगह डिवेंचर में दिया जाए। इट वाज हेल्ड दैट द क्वेश्चन इज वेदर दैट व्हिच इज प्रपोज्ड टू बी डन इन द प्रेजेंट केस इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। अब देखो, अभी तो जो भी वो कर रहे हैं वो भाई आर्टिकल में लिखा हुआ है, दोज आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट द डायरेक्टर में विद द सैंक्शन ऑफ अ जनरल मीटिंग डिक्लेयर अ डिविडेंड टू बी पेड टू द शेयर होल्डर। डायरेक्टर को राइट दिया गया है आर्टिकल में कि वो कर सकते हैं। प्राइमा फेसी दैट मीन्स टू बी पेड इन कैश, ऐसा है उसमें तो यही लिखा, मतलब प्राइमा फेसी मतलब पहले इंस्टेंस में तो यही लग रहा है कि डायरेक्टर को ये राइट दिया गया है जनरल मीटिंग में कि भाई डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं कैश में। द डिवेंचर बॉन्ड्स प्रोपोज्ड टू बी इशूड आर नॉट अ पेमेंट इन कैश। अब क्या है कि आर्टिकल में कहीं ऐसा लिखा नहीं है कि जो डायरेक्टर है वो कैश की जगह डिवेंचर दे सकता है, तो साइलेंट है इस टॉपिक पे। तो इसलिए प्राइमा फेसी मतलब पहली नज़र में तो यही लगता है कि भाई डायरेक्टर ठीक है, इशू कर सकता है, मतलब डिविडेंड इशू कर सकता है, डिविडेंड पे कर सकता है, लेकिन ये नहीं लिखा कि डिविडेंड कैश में या फिर डिवेंचर में। तो ऐसे केस में मान लिया जाएगा कि भाई वो कैश ही था। तो यहाँ पे ये है डिसीजन कि भाई द डिवेंचर बॉन्ड्स, जो डिवेंचर बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं कैश के बदले, वो वैलिड नहीं है, वो नॉट ऑफ पेमेंट ऑफ कैश, उसको कैश पेमेंट नहीं मानेंगे। तो एक तरीके से वो बंदा जो इसमें मेंबर रिस्ट्रेन कर रहा है वो ठीक कर रहा है। एग्जाम्पल, मेंबर टू द मेंबर दूसरे मेंबर के लिए। मिस्टर रेफील्ड वाज अ शेयर होल्डर इन कंपनी। मिस्टर रेफील्ड एक शेयर होल्डर है कंपनी में।
Clause 11 of the Articles of Company required him to inform the directors of his intention to transfer his shares in the company, and which provided that the directors will take the said shares equally between them at a fair value. क्लॉज 11 जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसमें लिखा हुआ है कि जो डायरेक्टर है वो अपना शेयर ट्रांसफर करने से पहले जो है वो डायरेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे, कोई भी मेंबर होगा, और डायरेक्टर फिर सारे जो मिल के इक्वली शेयर्स ले लेंगे फिर उससे। इन अकॉर्डेंस विद दिस प्रोविजन मिस्टर रेफील्ड सो नोटिफाइड द डायरेक्टर। तो उस प्रोविजन के अकॉर्डिंग मिस्टर रेफील्ड ने डायरेक्टर्स को नोटिफाई किया। जो डायरेक्टर दूसरे मेंबर थे, डायरेक्टर्स भी मेंबर ही थे, हु कंटेंटेड दैट दे वर नॉट बाउंड टू टेक एंड पे द शेयर्स। और अब वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि वो शेयर्स लेने को लेकर बाउंड नहीं है, शेयर्स बदले पैसे देने को बाउंड नहीं है। दे सेड आर्टिकल कुड नॉट इंपोज सच ऑब्लिगेशन अपॉन देम इन देयर कैपेसिटी एज डायरेक्टर। वो कह रहे हैं कि भाई आर्टिकल हमारे ऊपर ऐसा इम्पोज नहीं कर सकता ऑब्लिगेशन कि हमें तुमसे शेयर्स लेने ही लेने हैं। देयर आर्गूमेंट वाज सेट असाइड बाय द कोर्ट बाय ट्रीटिंग दोज डायरेक्टर्स एज मेंबर। इनके आर्गूमेंट को साइड कर दिया, कोर्ट ने नहीं माना क्योंकि वो भी मेंबर्स थे, डायरेक्टर्स थे। अकॉर्डिंगली द डायरेक्टर्स वर कंपल्ड टू टेक मिस्टर रेफील्ड शेयर एट अ फेयर मार्केट वैल्यू। इसलिए डायरेक्टर्स को जबरदस्ती डायरेक्टर्स को लेना ही पड़ेगा मिस्टर रेफील्ड के शेयर्स को भी फेयर वैल्यू पे। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू टेक नोट। अब देखो ये स्टूडेंट्स को नोट रखने की जरूरत है, तो कुछ एग्जांपल्स दिए गए। आर्टिकल्स बाइंड द मेंबर्स टू द कंपनी एंड द कंपनी टू द मेंबर। ये जो आर्टिकल्स है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो मेंबर्स के ऊपर काम करता है। जो उन्होंने मेंबर्स के लिए लिख लिया तो लिख दिया, उसको फॉलो करना पड़ेगा मेंबर टू, एंड कंपनी टू द मेंबर्स भी, कंपनी मेंबर्स के लिए भी, मतलब कंपनी के मेंबर्स और मेंबर्स की कंपनी एक दूसरे के लिए तो है कंपनी और मेंबर्स, तो दोनों पे आर्टिकल चलता है, आर्टिकल के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। बट नेदर ऑफ देम इज बाउंड टू एन आउटसाइडर टू गिव इफेक्ट टू द आर्टिकल्स। आउटसाइडर्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। नो आर्टिकल कैन कंस्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कंपनी एंड अ थर्ड पर्सन। कोई भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल आउटसाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। एग्जाम्पल, द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी ला इन नॉट कंटेन द क्लॉज टू द इफेक्ट दैट ब्राउन शुड बी अ डायरेक्टर एंड शुड नॉट बी रिमूवेबल टिल आफ्टर 1888। अब उसने डायरेक्टर के लिए लिखा है कि भाई ब्राउन को डायरेक्टर रहना चाहिए, वो 1888 के बाद ही उसको रिमूव किया जा सकता है। ही वॉज हाउएवर रिमूव्ड अर्लियर, और उसको पहले निकाल दिया जाता है। एंड हैड ब्राउट एन एक्शन टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम एक्सक्लूडिंग, और उसने एक्शन लिया कि कंपनी ऐसा कर नहीं सकती। इट वॉज हेल्ड दैट देयर वॉज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन ब्राउन एंड द कंपनी, कि भैया ऐसा कोई कॉन्टैक्ट था नहीं कंपनी और ब्राउन के बीच में। नो आउटसाइडर कैन इन्फोर्स आर्टिकल्स अगेंस्ट द कंपनी इवन इफ दे परपोर्ट टू गिव हिम सर्टेन राइट। कोई भी आउटसाइडर कंपनी को या आर्टिकल में ऐसी चीजें नहीं लिखवा सकता है जो उसको एक ऐसा राइट दे दे। तो इसके लिए उन्होंने बोला है ये गलत है। Now further subsection 2 to section 10 provides all monies payable to any member to the company under the memorandum article shall be a debt due from him to the company। कोई भी पैसा मेंबर को दिया जाएगा, आर्टिकल मेमोरेंडम्स में लिखा गया है कंपनी के हिसाब से, वो डेट माना जाएगा, कर्जा माना जाएगा अगर कंपनी ने अपने मेंबर्स को दिया। एग्जाम्पल, ए कंपनी कैन रिकवर कॉल्स इन अरियर फ्रॉम मेंबर एज फोर्सफुली एज इट इज रिकवरिंग लोन ड्यू। अब जैसे किसी बंदे ने शेयर्स होल्ड कर रखे, किसी मेंबर ने, आप शेयर होल्डर मतलब आप मेंबर हो, तो आपने 100 शेयर लिए 10 रुपए के और आपने अभी तक 5 ही रुपए दिए, तो जो 5 रुपए बचता है उसके लिए कंपनी के पास राइट है, वो आपसे वैसे ही रिकवर कर सकता है जैसे कोई लोन दे के रिकवर करता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे। ये एक एग्जाम्पल है, पेज नंबर 61। मॉडर्न फर्नीचर इनकॉर्पोरेटेड 27 जून 2022। मॉडर्न फर्नीचर इनकॉर्पोरेट हुई है कब? 27 जून 2022 को। इट्स डायरेक्टर्स फिल्ड अ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग रिसीप्ट ऑफ पेमेंट। इसके डायरेक्टर्स ने डिक्लेरेशन फिल किया है रिसीप्ट ऑफ पेमेंट को लेकर। दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट शेयर सब्सक्राइब बाय सब्सक्राइबर टू रजिस्ट्रार ऑन 30th Jan 2023।
The company shall be charged with a penalty of 50,000, while penalty of its officer who are in default shall be 34,000 for 34 days. That is 4 days of December 2022 and 30 days of January 2023. तो यहाँ पे इन्होंने पेनल्टी के बारे में बताया है कि भाई कितना है। तो देखो इन्होंने कहा है आउटकम वेयर कंडीशन, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हो तो ऐसे केस में कंपनी 50,000 रुपी करेगी। और एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट, कोई भी अगर ऑफिसर डिफॉल्ट में है तो 1,000 रुपीज फॉर ईच डे ड्यूरिंग सच डिफॉल्ट कंटिन्यूड बट नॉट एक्सीडिंग एन अमाउंट ऑफ 1 लाख। 1,000 पर डे के हिसाब से, बट 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो वही उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि भाई कैसे कैसे इन्होंने पेनल्टी लगाया है मॉडर्न फर्नीचर के ऊपर। और मेंबर के ऊपर। अब एग्जाम्पल, RPIP Limited has invested 51% in the shares of SSP Private Limited. On 31st March 2019, SSP Private Limited has been holding 2% equity of RPIL Limited since 2013. 31 मार्च 2019 को RPI, पहले तो इन्होंने कहा RPI Limited has invested, RPI Limited ने इन्वेस्ट किया 51% शेयर, invested 51% in the share of SSP Private Limited on 30, और SSP Private Limited have been holding 2% equity of RPIP Limited since 2013 से 2% इक्विटी RPIP के होल्ड कर रहे हैं। SSP Private Limited कैन नॉट इंक्रीज इट्स इक्विटी बियॉन्ड दैट 2% ऑन और आफ्टर 31st March 2019। However, it could continue to hold or reduce it in। तो अब ये कह रहे हैं कि ये जो RPIP 2% पहले से ही होल्ड करती आ रही है 2013 से, अब इसको बढ़ा नहीं सकते बल्कि इसको कम जरूर कर सकते, क्योंकि जो RPIP है जिसमें उसने 2% होल्ड किए थे, अब उस कंपनी ने इसके 51% होल्ड कर लिए। तो ये 2% वाला जो नियम है वो याद रखना पड़ेगा, या मतलब जो भी इक्विटी होल्डिंग है उसको आपको बढ़ा नहीं सकता बल्कि वो कम कर सकता है। अब एग्जाम्पल, मॉडर्न फर्नीचर सेंट द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग थ्रू पोस्टल मेल। मॉडर्न फर्नीचर ने नोटिस भेजा जनरल मीटिंग का पोस्टल मेल से 48 आवर्स आफ्टर द पोस्ट ऑफ लेटर कंटेनिंग सच नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी सर्व। भाई नोटिस के 48 आवर्स के अंदर अंदर ये सब माना जाता है कि ये सर्व हो गया है, नोटिस भेज दिया है। Hence, requirement of 21 days notice under Section 101 Act, if seen in the Modern Furniture Limited, should have posted the letter containing notice 23 days prior to meeting। तो 48 days, 48 आवर्स का वो प्लस 21 क्लियर दिन, तो 13 दिन पहले जिस दिन भी मीटिंग है उससे 23 दिन पहले, क्योंकि 21 दिन का क्लियर डेज होना चाहिए और 2 दिन जो वो पोस्टल मतलब कोरियर में जो लग जाएगा, तो टोटल 23 डेज पहले नोटिस जाना चाहिए नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग का। अदरवाइज 21 क्लियर डेज है, तो यहाँ पे 2 दिन लग रहे हैं उसको पहुंचने में कोरियर से, तो 21 + 2 23 डेज। तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। चैप्टर के मतलब एग्जाम्पल्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। अब इसका रहता है टेस्ट योर नॉलेज वाला पार्ट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम इसके टेस्ट योर नॉलेज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कवर कर लेंगे और फिर इसके जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो में ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कि ये नहीं आया समझ में या इसको दोबारा से समझाने की ज़रूरत है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।